कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सपना के साथ जबरदस्ती सोने वाला वो शख्स कौन है, आइए जानते हैं। जैसे ही कैप्टन रघुवीर और सपना शादी के मंडप से उठे, शादी में आए कैप्टन रघुवीर का दोस्त कैप्टन दिलबाग रघुवीर के पास आया और हड़बड़ाई आवाज में बोला, यार जरा जल्दी इधर आ, तेरे लिए एक अर्जेंट कॉल है। दिलबाग की बात सुन अपनी नवविवाहिता सपना पर एक सरसरी निगाह डालते हुए रघुवीर ने उससे कहा, मैं अभी आया। और वह दिलबाग के साथ कहीं अलग चला गया। अकेली खड़ी सपना अभी सोच ही रही थी कि वह खड़ी रहे या अपने पति का इंतजार करे, वहां से अंदर अपने कमरे में चली जाए। तभी उसकी फ्रेंड मीनल ने आकर कहा, अंदर चल सपना, कुछ हुआ है शायद। क्या? सपना ने चौंक कर मीनल से पूछा। तू पहले अंदर कमरे में चल, मीनल ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। सपना जैसे ही मीनल के साथ अंदर आई, उसने देखा उसके माँ पापा के चेहरे पर गहरा तनाव था। वे दोनों किसी गहरी सोच में डूबे थे। सपना ने अपने पापा कैलाश जी के पास जाकर पूछा, क्या हुआ पापा, आप लोग किस बात से इतने परेशान हैं? कैलाश जी सपना की बात का कोई जवाब दे पाते इससे पहले ही कैप्टन रघुवीर वहां पहुंच गए और बोले, पापा प्लीज जल्दी से विदाई कीजिए, मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं। दामाद जी, एक बार आप भी सोच ले तो अच्छा था। आप तो आज रात की फ्लाइट से लद्दाख के डैमचौक बॉर्डर पर चले जाएंगे, तो सपना की विदाई भी अपने आने तक के लिए टाल देते तो अच्छा रहता। सपना की माँ आशा जी ने कैप्टन रघुवीर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ फेरों के बाद 3 महीने तक लड़की अपने मायके में रहना तो क्या मायके आ भी नहीं सकती। अगर सपना रुक गई तो कोई बड़ा अपशकुन हो जाएगा, ऐसा मेरी माँ ने कहा है। और वैसे भी मैं मंडप से उठकर सीधा सीमा पर चीन के साथ युद्ध करने जा रहा हूँ, तो मेरे घर वाले किसी भी तरह का कोई अपशकुन हो ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। प्लीज आप लोग भी समझिए ना। सपना को अपने पति कैप्टन रघुवीर पर गर्व हुआ कि उसका पति देश का रक्षक है, और साथ ही उसे अपने पति की बात सही भी लगी। तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ रघुवीर जी ठीक ही कह रहे हैं, कोई अपशगुन हो ऐसा हम क्यों करें। अब कैलाश जी और आशा जी के पास बेटी की विदाई के अलावा दूसरा कोई चारा भी ना था। सो आनंद फानन में सपना की विदाई भी हो गई और सपना अपने पति कैप्टन रघुवीर को एयरपोर्ट पर छोड़कर अकेले अपने ससुराल आ गई। 2 महीने बाद एक दिन काम करते करते अचानक सपना गिरकर बेहोश हो गई। सपना की सास प्रतिमा जी ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाया और सपना को हॉस्पिटल लेकर गई। चेकअप के बाद डॉक्टर ने आकर कहा, मुबारक हो मैम, आप दादी बनने वाली हैं। आपकी बहू सपना प्रेग्नेंट है। सुनते ही प्रतिमा जी हक्की बक्की रह गई और बोली, यह कैसे हो सकता है? शादी के तुरंत बाद मेरा बेटा बॉर्डर पर चला गया था। फिर यह तो आप अपनी बहू से पूछिए मैम, डॉक्टर ने पास ही सर झुकाए उदास बैठी सपना की तरफ व्यंग से देखते हुए कहा। प्रतिमा जी ने डॉक्टर की कोई बात का जवाब नहीं दिया और सपना से गुस्से में बोली, सपना घर चलो। अपनी सास की ऐसी सख्त आवाज सुनकर सपना अंदर से कांप उठी और भारी कदमों से सास के साथ आकर कैब में बैठ गई। घर के अंदर पैर रखते ही जैसे भूचाल आ गया। प्रतिमा जी ने सपना से सख्त स्वर में पूछा, बता, तू मेरे बेटे के नाम का सिंदूर लगा किसके साथ रंगरलिया मना रही है? किसके साथ नहीं मम्मी जी। तो तेरे पेट में यह बच्चा कहाँ से आ गया? प्रतिमा जी ने दहाड़ते हुए पूछा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है मम्मी जी। वो बोलते हुए सपना जहाँ खड़ी थी वहीं फर्श पर धम से बैठकर फूट फूट के रोने लगी। अगर कुछ गलत नहीं हुआ है तो यह पेट में किसका है? बता, किसका पाप तू अपने पेट में पाल रही है? सपना के ससुर राधे श्याम जी गुस्से से कांपते हुए चिल्लाए, पाप? वो सपना रोते हुए कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन अपने सास ससुर की गुस्से से जलती आंखें और तमतमाए चेहरे देखकर डर से उसके शब्द अंदर ही घुटते जा रहे थे। यह ऐसे अपने यार का नाम नहीं बताएगी, इसे कमरे में बंद कर दो। जब 2-3 दिन तक भूखी प्यासी रहेगी तो खुद ही उसका नाम जुबान पर आ जाएगा। जिसके साथ ये हमारे बेटे को धोखा दे रही है, गुलछर्रे उड़ाती रहती है। राधे श्याम जी ने गुस्से से कांपते हुए सख्त स्वर में फैसला सुना दिया। फिर क्या था? प्रतिमा जी ने आगे बढ़कर सपना के बाल पकड़ लिए और खींचती घसीटती हुई उसे कमरे के अंदर ठेलकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और उसमें ताला लगा दिया।
अंदर बैठी सपना की आंखों से लगातार आंसू के झरने बह रहे थे। उसकी आंखों के सामने वह मनहूस रात तैर गई थी। रात के 10 बज रहे थे। उसके सास ससुर शहर में ही अपने किसी परिचित की शादी अटेंड करने गए थे और अपने कमरे में लाइट ऑफ कर लेटे लेटे उसे हल्की सी झपकी आ गई थी। तभी उसे लगा जैसे उसके गालों पर किसी ने किस किया और उसकी आंखें खोलते खोलते किस करने वाले ने उसके होठों को अपने मुंह में ले लिया था और उसका एक हाथ उसकी साड़ी का पल्लू हटाकर उसके ब्लाउज के अंदर जा चुका था। सपना ने ब्लाउज के अंदर से हाथ निकाल कर झटकना चाहा था, पर उस हाथ की मुट्ठी में उसने स्तनों को कसकर पकड़ चुका था। सपना ने अपने दूसरे हाथ से उस व्यक्ति को अपने से अलग करने के लिए जोर से परे धकेला और तेजी से उठकर चीखी, कौन? उस व्यक्ति ने तुरंत सपना का मुंह बंद करके उसे जोर से बेड पर धक्का देना चाहा, लेकिन तब तक सपना ने हाथ बढ़ाकर कमरे का स्विच ऑन कर दिया था। कमरे में उजाला होते ही सामने खड़े व्यक्ति पर जब सपना की नजर पड़ी, उसकी आंखें भय और आश्चर्य से फटी रह गई और उसके मुंह से निकल पड़ा, तुम? सपना के सामने उसका देवर महेश खड़ा था, जो मानसिक मंदित, मेंटली रिटायर्ड था। उसका मतलब शरीर से तो वह बड़ा हो गया था, लेकिन दिमाग विकसित नहीं हुआ था। दिमागी रूप से वह एक बच्चे की तरह ही मासूम था। शारीरिक रूप से महेश अपने बड़े भाई रघुवीर की तरह ही लंबा और तगड़ा था। उम्र की मांग के अनुसार उसके अंदर कामोच्छा तो आ गई थी, लेकिन और बाकी सेंस उसके विकसित नहीं हो पा रहे थे। जैसे ही सपना ने लाइट ऑन की, महेश को गुस्सा आया और उसने सपना को जोर से धक्का दे बेड पर गिरा दिया और फिर से लाइट ऑफ कर उसके ऊपर बैठकर उसके कपड़े खींच खींच कर उतारने लगा। सपना विरोध करती या चिल्लाती तो सपना को जोर का एक थप्पड़ मार उसके कपड़े दोगुने जोर से खींचने लगता। सिवाय अपने हाथ पैर फेंकने, रोने और चीखने के सपना कुछ कर भी नहीं पा रही थी, क्योंकि महेश उसकी जांघों पर बैठा उसे दबाए हुए था। छोटे शहरों में संपन्न परिवारों में घर के साथ काफी जमीन, लॉन आदि के लिए भी रखी जाती है और कैप्टन रघुवीर के घर के चारों तरफ किचन गार्डन के साथ एक बड़ा लॉन, गराज, सब कुछ था। तो सपना के चीखने की आवाज पड़ोसियों तक भी नहीं जा पा रही थी। जैसे तैसे सपना के कपड़े कहीं से खोलता तो कहीं से फाड़ता। महेश बच्चों की तरह खुश हो ताली बजाने लगा और किलकिलाते हुए एक झटके से कमरे की लाइट ऑन करने के लिए उठा। जैसे ही महेश सपना के ऊपर से उठा, कहराते हुए सपना भी उठने लगी। महेश ने उसके कपड़े उतारने के दरमियान कई जगहों से उसे बुरी तरह से नोच डाला था, जिससे सपना के शरीर से कई जगहों से खून रिस रहा था और दर्द भी बहुत हो रहा था। वैसे भी महेश उसकी जांघों पर बैठा था और जांघों पर एक्स्ट्रा वजन आ जाने के कारण उसका पैर सुन्न हो गया था। लाइट ऑन कर महेश ने सपना को उठते हुए देखा तो गुस्सा आ गया और उसने जोर से एक चांटा सपना के गाल पर मारा। चांटा इतना जोरदार था कि वह सपना की नाक से खून निकल आया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसका सर चकरा गया और वह निढाल होकर फिर से बेड पर गिर गई। महेश के अंदर इतना साइंस तो था नहीं कि वह सपना की हालत समझ सकता। रोशनी में सपना के उधड़े स्तनों को देख वह बच्चों की तरह दुद्दू दुद्दू बोलते हुए किलक उठा और जल्दी से अपने कपड़े उतार फर्श पर फेंक सपना के ऊपर लेट उसके स्तनों को बेरहमी से दबाते हुए अपने दांतों से उसे जहां तहां काटने लगा। निढाल पड़ी सपना दर्द से बिलबिला कर कहरा उठी, लेकिन अपनी कामच्छा के वश में कैद महेश का ध्यान बस सपना के गुप्त अंगों पर ही था और थोड़ी देर बाद वह मनमाने ढंग से अपनी कामइच्छा पूरी कर सपना से अलग हो गया। हो कर जोर से हंसने लगा और बोला, भाभी मुझे कपड़े पहना दो। दुख और दर्द में डूबी बिना कपड़ों के बेड पर पड़ी सपना ने जब महेश की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो महेश चिढ़ गया और उसे बुरा भला बोलते हुए अपने कपड़े उठाकर जैसे तैसे पहनने लगा। इसी क्रम में उसकी नजर सपना के नंगे बदन पर जहां तहां आए खून के खरोचों से रिसते हुए खून पर पड़ी, जिसे देखते ही महेश संवेदना से भर उठा और उन खरोचों पर उंगलियां फिराते हुए मासूमियत से बोला, ये कैसे हो गया भाभी? यहाँ से खून कैसे निकल रहा है? सपना ने बेबस आंखों से महेश को देखा और रो पड़ी। वह उससे बोलती भी तो क्या बोलती, उसे तो अपने किए का कोई ज्ञान ही नहीं था। अपने शरीर की मांग की पूर्ति उसने ऐसे की थी जैसे भूख लगने पर वह खाना खा लेता था। सपना को रोता देख महेश उसके आंसू पोंछने लगा और रुंधे गले से बोला,
तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें किसने मारा? आने दो भैया को, मैं उनसे बोल दूंगा। फिर भैया अपनी बंदूक से उसे ठाए ठाए करके मार देंगे। और फिर वह अपने दोनों हथेलियां फंसा बंदूक की तरह बना ठाए ठाए बोलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर तक रोने रहने के बाद सपना उठी। उसने साड़ी खून से भीग गई थी। उसने अपने कपड़े उठाकर कमरे में अटैच बाथरूम में जा बाल्टी में डाले और शावर खोलकर रोते हुए उसके नीचे खड़ी हो गई। अपनी बेबसी पर उसके आंसू बहते हुए सूख रहे थे और उसकी हिचकियां बंध गई थी। एक झटके में उसके सुंदर सपनों को ऐसे व्यक्ति ने रौंदा जिसे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि उसने क्या अनर्थ कर डाला है। काफी देर तक शावर के नीचे खड़ी होने के कारण जब लगातार भीगने से उसके दांत ठंड के कारण बजने लगे तो वह बाथरूम से बाहर निकल आई और जैसे ही उसने अपने भीगे बदन को पोंछा, कपड़े पहनने उसके सास ससुर वापस आ गए। सपना के भीगे बाल देख उसकी सास प्रतिमा जी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसका उतरा चेहरा देख चुप रह गई। महेश की तरह कहीं से आते ही सास प्रतिमा जी और ससुर राधेश्याम जी दोनों महेश के कमरे में पहले उसे देखने गए। महेश बेतरतीब तरीके से टेबल पीटते हुए जोर जोर से अस्पष्ट सा कुछ ऐसा बोल रहा था जैसे वह कोई गाना गा रहा हो। प्रतिमा जी ने महेश के सर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए पूछा, मेरा राजा बेटा कैसा है? जवाब में महेश और जोर जोर से टेबल बजाते हुए हो कर हंसने लगा। तभी राधेश्याम की नजर महेश के बेतरतीब कपड़ों पर पड़ गई। उन्होंने चौंक कर पूछा, बेटा तुम्हारे कपड़े ऐसे क्यों हैं? जवाब में खुश हो महेश अपने दोनों हाथों से अपने कपड़े खींचते हुए जोर जोर से हंसने लगा। उसे खुश देख प्रतिमा जी और राधेश्याम जी भी खुश हो गए और प्रतिमा जी ने हंसते हुए दुलार भरे स्वर में कहा, क्या कहना चाहते हो बेटा? हंसना बंद करो और कहो ना। लेकिन महेश के पास खुश होने के अलावा कोई शब्द नहीं थे। उसे आज जिस काम इच्छा की तृप्ति मिली थी वह तो इसे समझ भी नहीं पाया था। उस तृप्ति की अभिव्यक्ति रूप में उसके पास हंसने के अलावा और कोई शब्द नहीं थे। इधर अपने कमरे में बैठी सपना सोच रही थी कि वह अपनी सास से अकेले में आज महेश की करतूत जरूर बताएगी। जब रात थोड़ी अधिक हो गई और उसके सास ससुर अपने कमरे में सोने चले गए और सास सोए महेश का सर सहलाती उसके कमरे में अकेले रह गई, तो सपना सास के पास जाने के लिए अपने कमरे से बाहर आई। लेकिन तभी उसे एक ऐसी घटना याद आई जिसने उसके कदमों को आगे बढ़ने से रोक दिया। सपना को अपनी शादी के समय का वह दृश्य याद हो आया, जबकि पंडित जी ने फेरों से पहले हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित की थी। तब मंडप से थोड़ी दूर बैठा महेश हाथ में पानी की बोतल लेकर अचानक आग लग गई बोलकर दौड़ते हुए आया और वहां बैठे लोग अभी कुछ समझ ही ना पाते इससे पहले पानी की पूरी बोतल हवन कुंड में उछलकर अग्नि बुझा दी और आग बुझ गई बोलते हुए हो कर जोर जोर से हंसने लगा। महेश की इस हरकत पर मंडप पर बैठा रघुवीर और मंडप के पास बैठे राधेश्याम जी और प्रतिमा जी भी महेश को स्नेह से देखते हुए हंसने लगे थे। जबकि हवन कुंड की अग्नि बुझते ही सपना के माँ पापा के मुंह से अचानक जोरों से निकल पड़ा था, हो यह कैसा अनर्थ हो गया। कैलाश जी और आशा जी के मुंह से ये वाक्य सुनते ही कैप्टन रघुवीर सहित राधेश्याम जी और प्रतिमा जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था और राधेश्याम जी ने तब गुस्से से दहाड़ते हुए कहा था, आप दोनों और आपकी बेटी भी कान खोलकर सुन ले कि महेश हमारे परिवार का ऐसा बच्चा है जिसकी ना तो किसी शरारत पर हम गुस्सा होते हैं और ना ही हम यह सब बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई इसके किसी काम पर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव बात कहे। समझ गए आप सब? हवन की अग्नि दोबारा प्रज्वलित हो जाएगी। नहीं। राधेश्याम जी की बात खत्म होते ही प्रतिमा जी गुस्से से उठ खड़ी हुई और सख्त स्वर में बोली, रघुवीर मंडप से उठो, अब यह बारात बिना शादी के वापस जाएगी। प्रतिमा जी का यह निर्णय सुनते ही कैलाश जी तुरंत उनके पास आ गए। उनके पैरों पर गिड़गिड़ाते हुए बोले, समधन जी ऐसा मत कीजिए, मैं अपनी और अपनी पत्नी की तरफ से माफी मांगता हूँ। मेरी बेटी सपना भी जीवन भर कभी ऐसी गलती नहीं करेगी, मैं वादा करता हूँ। माफी कैसी कैलाश जी? हमने शादी के पहले ही महेश की मेंटल कंडीशन के बारे में आप सबको साफ बता दिया था, फिर भी आपको यह बात याद नहीं रही
और हाँ, जब शादी ही नहीं हुई और ना ही होगी तो मैं आपकी समधन कैसे हुई? प्रतिमा जी ने रुखाई से कहा। यह सुनकर आशा जी भी भागती हुई प्रतिमा जी के पास आई और रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, दीदी आप हमसे बड़ी हैं, हम छोटों से अपराध भूल समझकर माफ कर दीजिए। आप लोग भी तो महेश से काफी बड़े थे, क्यों उसके अनजाने में हुई एक छोटी सी भूल को नजरअंदाज नहीं कर सके? फिर केवल बड़े होने के नाते मैं ही क्यों माफ करूं? प्रतिमा जी ने गर्दन टेढ़ी कर मुंह कड़वा मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा मत कहिए दीदी, हमारी इज्जत का थोड़ा ख्याल रखिए प्लीज दीदी। ऐसा कह रोते हुए आशा जी ने प्रतिमा जी के पैर पकड़ लिए और रुंधी आवाज में बोलने लगी, माफ कर दीजिए दीदी, हमें माफ कर दीजिए प्लीज दीदी। दूसरी तरफ अपने माँ पापा को ऐसे रोते गिड़गिड़ाते देख सपना का चेहरा तमतमा गया और वह शादी के मंडप से उठने लगी। लेकिन तभी उसकी नजर कैप्टन रघुवीर पर पड़ी। सपना का हाथ पकड़ हल्के से दबाते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखों के इशारे से उसे आश्वस्त करता हुआ धीरे से फुसफुसाकर कहा, मुझ पर भरोसा रखो। कैप्टन रघुवीर का आश्वासन सुन सपना मंडप पर बैठी तो रही, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रघुवीर ने सपना को रोते हुए देख अपने पॉकेट से रुमाल निकाला, चुपचाप उसके हाथ में पकड़ा दिया। क्योंकि वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान प्रतिमा जी के ड्रामे पर था, इसलिए किसी ने रघुवीर को ऐसा करते नहीं देखा। पर महेश चारों तरफ हक्का बक्का होकर देख रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने रघुवीर को रुमाल निकालकर सपना को देते हुए देख लिया और मासूमियत से ताली बजाकर बोलने लगा, भैया रुमाल, भैया रुमाल। सबने सोचा महेश रघुवीर से रुमाल मांग रहा है, इसलिए किसी ने उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तभी राधेश्याम जी की तेज दहाड़ से सभी सन्न रह गए। उन्होंने मंडप पर बैठे अपने बेटे को कहा, रघुवीर तुमने सुना नहीं तुम्हारी माँ ने क्या कहा? तुरंत उठो मंडप पर से, हमें निकलना है। फालतू के ऐसे ड्रामे से मुझे सख्त नफरत है। पिता की दहाड़ सुन रघुवीर तुरंत मंडप से उठ गया। रघुवीर को ऐसे मंडप पर से उठता देख सपना ने उसे रोकना चाहा, लेकिन बिना सपना की तरफ देखे रघुवीर तेजी से अपनी माँ की तरफ बढ़ गया। फिर उसने अपनी माँ और पापा को एक तरफ एकांत में ले जाकर जाने क्या कहा कि 5 मिनटों में ही अंदर उन दोनों का रुख बदल गया और उन्होंने शादी की रस्म आगे बढ़ाने को कहा। साथ ही प्रतिमा जी महेश को लेकर वहां से चली गई, यह कहते हुए कि अब इसके सोने का टाइम हो गया है, तो इसे होटल में सुलाने जा रही हूँ। इस घटना से सपना के मन में कैप्टन रघुवीर के प्रति सम्मान और विश्वास काफी बढ़ गया था और इसी कारण रघुवीर के कहने पर उसने अपने माता पिता से रघुवीर की बात माने बिना अपनी विदाई स्वीकार कर ली थी। बीती बातें याद करते हुए कमरे में बंद सपना की रोते रोते हिचकियां बंद गईं। वह धीरे से उठी और कबर्ड खोल उसने पर्स में रखा रघुवीर का दिया रुमाल निकाल लिया। फिर उसे अपने से चिपकाकर रोते हुए वह बेड पर कटे पेड़ की तरह गिर गई। लेकिन रुमाल अपने से चिपकाकर लगातार रोते हुए उसके मन में उम्मीद की एक किरण कहीं कौंध कर रही थी। रघुवीर के आते ही जब वह उसे सारी घटना बताएगी तो रघुवीर उसे जरूर निर्दोष समझेगा और उसके ऊपर छाए दुख के काले बादल छट जाएंगे। फिर वह इस अनजाने गर्व से मुक्त हो रघुवीर के साथ चली जाएगी और उनके साथ रहते हुए एक सुखी जीवन जिएगी। ऐसे ही कभी निराश में रोते और कभी उम्मीद में खुद को ढांढस बंधाए। कब अब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक किसी के तेज बोलने की आवाज उसकी आंख खुली तो वह आ रही थी। आवाज को ध्यान से सुनने लगी। राधे श्याम जी बोल रहे थे, 24 घंटे से अधिक हो गए हैं, उसे भूख प्यास से कमरे में बंद किए, कुछ खाने पीने को दे दो, नहीं तो मर गई तो उसके मायके वाले दहेज हत्या का केस ठोक देंगे। अरे कैसे ठोक देंगे केस? हमारे पास भी तो इस बात का सबूत है कि बिना हमारे बेटे के वह प्रेग्नेंट हो गई। अब हम भी कहेंगे कि हमने जब उसके यार का नाम पूछा तो उसने आत्महत्या कर ली, प्रतिमा जी ने चिढ़ते हुए कहा। यह सुन राधे श्याम जी को जैसे कुछ याद आया। उन्होंने पूछा, क्या उसका फोन उसी के पास है? मैं तुम्हारी तरह कम अकल नहीं हूँ, बंद करने से पहले ही मैंने उसका मोबाइल छीन लिया था, चिढ़कर कहते हुए प्रतिमा जी जो मन में
आने लगा, बड़बड़ाने लगी। पत्नी की हड़बड़ाहट से बचने के लिए राधे श्याम जी ने टीवी खोलकर उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया ताकि प्रतिमा जी की हड़बड़ाहट उनके कानों में ना पड़े। टीवी पर न्यूज रीडर न्यूज पढ़ रही थी। लद्दाख के डेमचोक बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच चल रहा युद्ध दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के कारण आज बंद हो चुका है। इस युद्ध में आज तक शहीद हुए जवानों की लिस्ट इस प्रकार है: कर्नल जंग बहादुर, कर्नल विशाल सक्सेना, कैप्टन दिलबाग, कैप्टन रघुवीर और अंतिम नाम। जब तक न्यूज रीडर पूरा बोलता अचानक बिजली चली गई। कमरे में लेटी सपना यह सुनते ही चौंक कर एक झटके से उठकर बोली और उसके मुंह से जोर से निकल पड़ा, क्या रघुवीर शहीद हो गए? दूसरी तरफ प्रतिमा जी, हे भगवान, ये क्या हो गया? बोलते हुए फर्श पर धम से बैठ गई और अपनी छाती पर मुक्का मारते हुए जोर जोर से यह बोलते हुए रोने लगी, इस डायन ने तो मेरे बेटे को ही खा लिया। मेरे हीरे जैसा लाल चला गया रे। फिर जाने क्या सूझा, वह उठ खड़ी और रोते रोते हुए, हाय रे मेरा बेटा कहाँ चला गया, बोलते हुए उस कमरे का दरवाजा खोल दिया जिसमें सपना को बंद कर रखा था। अंदर बैठी सपना की तो जैसे उम्मीद ही टूट गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह रघुवीर का दिया रुमाल मुट्ठी में भींचे मुंह बाएं सूखी, निराश और बेजान आंखों से छत की तरफ देखती एक मुर्दे की तरह बैठी थी। प्रतिमा जी ने कमरे में अंदर घुसते ही सपना के बाल पकड़ खींचते हुए चिल्लाकर कहा, क्या रे चुड़ैल, मेरे बेटे को खाकर तेरे सीने में ठंडक नहीं पड़ी? लेकिन प्रतिमा जी ने जैसे ही सपना के बाल पकड़कर खींचे, सपना का शरीर एक तरफ लुढ़क कर गिर गया। यह देख प्रतिमा जी जोर से चीखी, अरे यह तो मर गई। माँ के चीखने की आवाज सुन महेश भागता हुआ कमरे में आ गया और सपना को नीचे लुढ़का देख हो कर हंसते हुए ताली बजाकर बोलने लगा, भाभी मर गई, भाभी मर गई। फिर सपना के लुढ़के शरीर के पास उकड़ू बैठ पूछने लगा, भाभी तुम मर गई क्या? बोलो ना भाभी, सच में मर गई क्या? महेश को ऐसा बोलता देख प्रतिमा जी और अधिक परेशान हो गई और दूसरे कमरे में बैठे राधे श्याम जी को आवाज लगाते हुए बोली, अरे यहाँ आओ जी, देखो इस चुड़ैल ने क्या मुसीबत ला दी है हमें। यह देख प्रतिमा जी जोर से चीखी, यह मर गई। माँ के चीखने की आवाज सुन महेश भागता हुआ कमरे से आया और सपना को नीचे लुढ़का देख हो कर हंसते हुए ताली बजाकर बोला, भाभी मर गई क्या? भाभी मर गई। फिर सपना के लुढ़के शरीर के पास उड़कू बैठ पूछने लगा, भाभी तुम मर गई क्या? बोलो ना भाभी, सच में तुम मर गई क्या? महेश को ऐसा बोलते देख प्रतिमा जी और अधिक परेशान हो गई और दूसरे कमरे में बैठे राधे श्याम जी को आवाज लगाते हुए बोली, अरे यहाँ आओ जी, देखो इस चुड़ैल ने क्या मुसीबत ला दी है हमें, जीते जी खाकर खुद मर गई। प्रतिमा जी की चीख सुन राधे श्याम जी भी भागते हुए कमरे में आए और सपना की लुढ़की हुई देह देखकर पत्नी पर गुस्साते हुए बोले, एक तो ऐसे ही बेटे के जान के गम में बेहाल हूँ और उस पर मेरे लाख मना करने पे भी तुमने इसको यहाँ डंडा खड़ा कर दिया है। अब तुम ही निपटो इससे। सुबह से ही कह रहा था कि दरवाजा खोलकर कुछ खिला पिला दो इसे, लेकिन तुम्हें तो केवल अपनी जिद ही रखनी होती है। रोते हुए चिढ़कर प्रतिमा जी ने कहा, एक तो बेटा खो चुकी हूँ और चुड़ैल हमें भी फंसा गई, उस पर तुम भी मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। इतने दुख से तो मर ही जाना अच्छा है। अपनी माँ को ऐसा बोलते सुन महेश हंसते हुए बोला, हो अब माँ भी मर जाएगी, हो माँ तुम कब मरोगी? बेटे की मासूमियत पर तो राधे श्याम जी को कुछ कहते ही नहीं बना, पर अपनी पत्नी का दुख उनके अंदर भी उतर आया और कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया। तभी बिजली आ गई और राधे श्याम जी झपटते हुए कमरे से निकल लिविंग रूम में आए और जल्दी से टीवी स्टार्ट कर चैनल चेंज करते हुए उस चैनल पर जाकर रुक गए जहां पहले वाली न्यूज़ दोहराई जा रही थी। उन्होंने टीवी का वॉल्यूम जानबूझकर बढ़ा दिया ताकि प्रतिमा जी भी सुन ले। टीवी न्यूज़ रीडर ने फिर से शहीदों का नाम पढ़ते हुए शुरू कर दिया, कर्नल जंग बहादुर, कर्नल विशाल सक्सेना, कैप्टन दिलबाग, कैप्टन रघुवंश मणि मित्तल, कैप्टन विजय थापा, लेफ्टिनेंट अमर बहादुर और सूबेदार नारायण ओझा। धड़कते दिल से शहीदों के नाम सुनते हुए राधे श्याम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और भागते हुए उस कमरे में गए जहां प्रतिमा जी बिना कुछ सुने समझे रोते हुए सपना को कोसे जा रही थी।
प्रतिमा जी के पास पहुंच राधे श्याम जी ने खुशी से रोते हुए कहा, प्रतिमा, हमारा बेटा रघुवीर जिंदा है, वह शहीद नहीं हुआ। क्या सच कह रहे हो जी? प्रतिमा जी खुशी से रोते हुए बोली। वह बोला, हाँ, अभी न्यूज़ देखा। आओ ना, किसी चैनल पर न्यूज़ फ्लैश हो रहा होगा, देखते हैं। हाँ हाँ, अभी आती हूँ, लेकिन इस चुड़ैल का क्या करे? बोलते हुए प्रतिमा जी ने सपना की फर्श पर लुढ़का हुआ शरीर को एक लात जमाई। एम्बुलेंस आती ही होगी, अब इसे लेकर हॉस्पिटल जाएगी, और मर गई होगी तो माँ बाप को फ़ोन कर देंगे, हॉस्पिटल से खबर दे देंगे, ताकि कोई केस वेस्ट ना हो, तो हमारे बचाव का एक रास्ता तो रहे। वैसे भी इसके माँ बाप से कल दिन भर झूठ बोल बोल कर थक गया कि बीमार है और वो सो रही है, इसलिए आप लोगों का कॉल नहीं उठा रही। बड़े ही बेहुदा लोग हैं, हम क्या राक्षस हैं जो उनकी बेटी को खा जाएंगे? चलो जल्दी चलो, मुझे न्यूज़ सुनना है। कहते हुए प्रतिमा जी अपने पति का हाथ पकड़ लिविंग रूम में चली गई। फर्श पर लुढ़की सपना के पास केवल अपने घुटनों पर महेश रह गया, जो कभी कभी अपनी एक उंगली से सपना को थोड़ा डरते हुए धीरे धीरे से छूते हुए पूछे जा रहा था, भाभी तुम मर गई क्या? थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आई और सपना को एम्बुलेंस पर भेज राधे श्याम जी अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल गए। घर में अपनी माँ से सवाल करता हुआ महेश और प्रतिमा जी रह गए थे कि माँ भाभी को कहाँ ले गए, और प्रतिमा जी उसका ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए उसे दूसरी बातें करने लगी थी। हॉस्पिटल में सपना का चेकअप कर डॉक्टर ने कहा, ब्लड प्रेशर बहुत अधिक लो हो गया है, इन्हें आईसीयू में एडमिट करना होगा। सपना के आईसीयू में एडमिट होने की खबर सुन उसके माता पिता कैलाश जी और आशा जी आए, लेकिन प्रतिमा जी ने चालाकी से सपना को उसके माता पिता के पास एक सेकंड को भी अकेला नहीं छोड़ा। और जब आशा जी ने सपना को अपने साथ ले जाने की पेशकश की तो राधे श्याम जी ने कहा, मेरा बेटा रघुवीर वापस आ रहा है, और ऐसे में सपना अपने मायके चली जाए, उसे बुरा लगेगा, और फिर सपना हमारी बेटी की तरह ही है, तो हम उससे ठीक होने तक का उसका ख्याल रखेंगे। अब कैलाश जी और आशा जी के पास ईश्वर से बेटी के जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हुए वापस लौट जाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। हफ्ते भर में सपना जब स्वस्थ होकर घर वापस आई तो प्रतिमा जी ने उसे फिर से कमरे में बंद कर दिया, और दिन भर में एक बार उसे एक थाली में नमक के साथ 2 सूखी रोटी और 1 बोतल पानी कमरे में रख के देने लगी। सपना जिंदा रहने के लिए कभी 1 रोटी खाती तो कभी आधी रोटी नमक के साथ चबाकर पानी से निगल लेती थी, और छोड़ी हुई रोटियों की थाली प्रतिमा जी खुद उठाकर बाहर कुत्ते को डाल आती या डस्टबिन में डाल देती। हॉस्पिटल से आने के 2 दिनों बाद एक दिन प्रतिमा जी जब कमरे में आई तो बेड पर लेटी सपना से रूखे स्वर में बोली, उठ रे चुड़ैल, कल मेरा बेटा आ रहा है, फिर वही तुझे तेरी करतूत की असली सजा देगा। और इतना क्या, हाथ की थाली नीचे पटक कर कमरे से बाहर निकल गई और कमरे को फिर से लॉक कर दिया। कैप्टन रघुवीर के आने की खबर सुन सपना के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, और उसके मन में उम्मीद जगी कि वह अब उसके दुखों का अंत जरूर करेगा। रघुवीर को जब यह सारी घटना बताएगी तो वह जरूर उसकी बात समझेंगे, और फिर इस अनचाहे गर्व से मुक्त हो रघुवीर के साथ एक नए और खुशहाल जीवन की शुरुआत करूंगी। ऐसा सोच वह खुश हो बेड से उठ आईने के सामने खड़ी होकर खुद को शीशे में देखने लगी। लगातार दुखी रहने और रोते रहने से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उसके सुंदर गुलाबी होठों पर पपड़ी की एक काली परत सी चढ़ गई थी। उसके काले चमकीले बाल आपस में उलझकर अजीब से घोंसलों की शक्ल में आ गए थे, और हमेशा खिला रहने वाला उसका चेहरा सूखे फूल की तरह मुरझा गया था। ओह, ऐसी सूरत लिए मैं रघुवीर के सामने कैसे जाऊंगी? अपने चेहरे पर उंगलियां फिराते हुए सपना ने सोचा। तभी उसके कानों में राधे श्याम जी की आवाज टकराई, जो शायद जानबूझकर जोर जोर से सुनाने के लिए कही जा रही थी। रघुवीर के आते ही तलाक का केस करवा देंगे, इस बज्जात से पीछा छुड़ाऊंगी, और दूसरी संस्कारी चरित्रवान बहू। इस बार मैं दहेज भी बहुत लूंगी, इन भिखारियों से तो कुछ नहीं दिया गया। ऊपर से अपनी बेशरम चरित्रहीन लड़की को हमारे गले मढ़ दिया। अपने सास ससुर की बात सुन सपना की आंखों से आंसू आ गए, और तकिए के नीचे से रघुवीर का रुमाल निकालकर मुट्ठी में कसकर पकड़ते हुए सपना ने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद का दिया हो, इसे बुझने मत देना।
बहू सपना की बात सुन उसके पक्ष में कोई निर्णय लेगा। अगले दिन रघुवीर के आने पर मालूम होगा। आज रघुवीर आने वाला था, सो प्रतिमा जी किचन में जोर शोर से उसकी पसंद के पकवान बनाने में जुटी हुई थी। राधे श्याम जी घर की अव्यवस्थित चीजों को जगह पर रखते हुए बड़बड़ा रहे थे। कोई जगह पर कुछ रहने ही नहीं देता। जंग के मैदान से घर आया बेटा साफ सुथरा घर नहीं देखेगा तो क्या उसका मन डूब नहीं जाएगा। महेश पूरे घर में बच्चों की तरह दौड़ते भागते हुए हंस रहा था, बोल रहा था, आज भैया आएंगे तो खूब मजे करूंगा, हो। फिर सामने पड़ी किसी भी चीज को फेंक किक मारकर बच्चों की तरह तालियां बजाते हुए हंसने लगता था। कुल मिलाकर पूरे घर में गहमा गहमी का माहौल था। अपने रूम में बेड पर लेटी सपना उठी और बाथरूम में नहाकर आई और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। उसने अपने सर पे बाम मला और हल्के कलर की लिपस्टिक लगाई। फिर अलमारी से उसने पीच कलर के लिलेन की साड़ी निकालकर पहन ली और गीले बालों के बीच मांग निकालकर उसमें करीने से सिंदूर भर एक छोटी सी बिंदी लगा ली। अब उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक सुंदर लग रहा था। उसने खुद को आईने में दोबारा देखकर एक लंबी सांस ली और तकिए के नीचे से रघुवीर का रुमाल निकाल सीने से लगा बोली, मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। दूसरी तरफ किचन में काम निपटा रही प्रतिमा जी राधे श्याम जी के पास बैठी बोल रही थी, जल्दी से रघुवीर आए तो इस चुड़ैल का हिसाब किताब हो जाए। अच्छा यह बताओ कि तुम्हें बेटे के आने की खुशी ज्यादा है या फिर सपना के हिसाब किताब करने की। राधे श्याम जी ने मुस्कुराकर चुटकी लेते हुए कहा। अभी प्रतिमा जी जवाब में कुछ बोलती तभी कॉल बेल बजी। राधे श्याम जी ने तेजी से उठकर दरवाजा खोला और बेटे को देखते ही गले लगा लिया। अंदर से एक अनजाने डर से कांपती सपना ने बेड पास तकिया उठाकर कसकर पकड़ लिया और अपनी उखड़ती सांसों को काबू में करने लगी। दूसरी तरफ प्रतिमा जी रघुवीर को प्यार से सोफे पर बिठाकर फ्रिज में रखी 2 पीस मिठाई निकालकर पेट पकड़ाते हुए बोली, लो बेटा खा लो, अभी पानी लेकर आती हूँ। माँ की यह बात सुन रघुवीर ने कहना चाहा कि तुम क्यों परेशान होती हो माँ, सपना कहाँ है, लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप रह गया। घर के सभी मेंबर उसका स्वागत करने के लिए लिविंग रूम में आए थे। बस एक वही नहीं थी जिससे मिलने की कोशिश वह अपने मन में दबाए हुए आया था। पूरे रास्ते वह सपना के बारे में ही सोचता आया था कि शादी की रात वाला सपना का भोला भाला चेहरा और उसकी नजरें बचाकर चुपके से हल्की मुस्कान के साथ सपना का उसे देखना उसके मन में ज्यों का त्यों सुरक्षित था। पूरे रास्ते वह सोचता था कि उसके पहुंचते ही सपना भागकर हंसती हुई आएगी और उसके लिए दरवाजा खोलेगी, लेकिन उसे आए हुए लगभग 10 मिनट हो गए थे और सपना तो क्या, सपना की कोई आहट भी उसे अब तक नहीं सुनाई दी थी। मिठाई खाते हुए रघुवीर बार बार चोर निगाहों से घर के अंदर के बरामदे की तरफ वाले दरवाजे को देख रहा था। उसे हर बार लगता कि जरूर सपना इधर उधर रही होगी, लेकिन उसे बार बार निराशा ही मिल रही थी। तभी प्रतिमा जी ने पूछा, बेटा और मिठाई दूं? तेरी पसंद के कलाकंद मैंने खुद बनाए हैं। माँ की इस बात से रघुवीर को जैसे मौका मिल गया। उसने अपनी आवाज में थोड़ी नाराजगी भरकर कहा, तुम क्यों परेशान हुई माँ? तुम्हारी बहू कहाँ है? उसने क्यों नहीं बनाई? रघुवीर के सवाल का प्रतिमा जी या राधे श्याम जी अभी कोई जवाब देते इससे पहले ही महेश हो होकर हंसते हुए बोल पड़ा, भैया भाभी मर गई। हो। महेश की बात सुन रघुवीर को जैसे करंट सा लग गया हो। वह सोफे से लगभग उछलते हुए बोला, क्या? अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं, लो पानी पियो, फिर मैं इत्मीनान से सारी बात बताता हूँ। लेकिन रघुवीर को कहाँ इत्मीनान था। उसने ग्लास उठा, जैसे तैसे पानी की 1-2 घूंट हलक से नीचे उतारी और अपनी प्रश्नवाचक नजरें राधे श्याम जी और प्रतिमा जी पर गड़ा दी। बेटे को अपनी तरफ ऐसे एकटक देखता राधे श्याम जी और प्रतिमा जी दोनों ही असमंजस में पड़ गए कि बात की शुरुआत कहाँ से और कैसे करें। आखिर मिनट भर के मौन के बाद राधे श्याम जी ने अपना गला साफ करते हुए कहा, पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, बताओ ना अब चुप क्यों हो? अभी 10-15 मिनट पहले तो आसमान सर पे उठा रखा था, अब क्या हो गया? पति की बात सुनकर प्रतिमा जी ने आंखों में आंसू भरकर दुखी स्वर में कहना शुरू किया, बेटा उस चुड़ैल को भूल जाओ। तुम्हारे जाने के बाद वह ना जाने किससे संबंध बनाती रही और
वह अब प्रेग्नेंट है, लेकिन बहुत पूछने पर भी उस लड़के का नाम नहीं बता रही जिसका बच्चा उसके पेट में है। धड़कते दिल से माँ की पूरी बात सुनते ही रघुवीर के ऊपर वज्रपात सा हुआ। कुछ सेकंड सन्न रहने के बाद उसने शब्दों को लगभग ठेलते हुए किसी तरह, अभी वो कहाँ है? तुम्हारे कमरे में ही बैठी होगी महारानी जी, तुम्हारी आवाज सुनकर भी उठ के नहीं आई, प्रतिमा जी ने तीखे स्वर में कहा और तेजी से उठकर सपना के बंद कमरे का दरवाजा खोल चिल्लाती हुई बोली, क्यों महारानी जी, तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि इतने दिनों बाद घर आए पति को एक गिलास पानी दे दे? तकिए को कसकर पकड़े बेड पर बैठी सपना ने सास को भयभीत नजरों से देखा और तकिए को अपने से और चिपटाकर अपने आपस में अधिक सिमट गई। आने वाले पल में क्या होगा यह सोचकर उसकी छाती और अधिक तेज धड़कने लगी और किसी आशंका से उसका चेहरा पीला पड़ गया। तभी भारी कदमों से चलता हुआ रघुवीर कमरे में आया और रघुवीर को देखते ही सपना के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान खिल गई। रघुवीर ने सपना को गौर से देखा और धीरे से पूछा, कौन है वो? आप प्लीज बैठिए, मैं सब बताती हूँ, सपना ने थोड़ा डरते हुए कहा। मैं खड़े होकर भी सुन सकता हूँ, तुम बताओ। रघुवीर की यह बात सुनकर सपना ने डरते हुए अपनी सास प्रतिमा जी की तरफ देखा, जो वहीं पर कमर पर हाथ रखे मंद मंद मुस्कुराती हुई खड़ी थी। सपना को अपनी माँ की तरफ देखते हुए रघुवीर ने कहा, माँ, मुझे सपना से अकेले में बात करनी है। जब प्रतिमा जी कमरे से बाहर चली गई तो सपना ने कहना शुरू किया, उस रात मम्मी जी और पापा जी किसी शादी में गए थे। घर पर केवल मैं और महेश थे। रात में अचानक महेश मेरे कमरे में आया और रघुवीर ने सपना की बात पूरी सुनी भी नहीं और महेश का नाम सुनकर ही गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाते हुए बोला, शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हें पता भी है तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो? एक मासूम पर इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन यह सच है, सपना ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। इतना सुनना था कि रघुवीर का गुस्सा और बढ़ गया और वह जोर से एक थप्पड़ सपना को मारते हुए दहाड़ा। झूठ मत बोलो बेशरम, कौन है वो, सच सच बताओ। रघुवीर का थप्पड़ इतने जोर का था कि सपना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी नाक से खून निकलने लगा। दर्द से सपना जोरों से चीख उठी। आह! जोर शोर शराबा सुन प्रतिभा जी और राधे श्याम जी दोनों ही भागते हुए कमरे में आ गए। उनके पीछे पीछे महेश भी आ गया और सपना की नाक से खून बहता देख चिल्लाते हुए कहने लगा, खून खून, भाभी क्या हुआ? भैया, भाभी मर गई, भाभी मर गई। राधे श्याम जी ने महेश को अपने पास खींचते प्यार से कहा, चिंता मत करो बेटा, हम भाभी को अभी हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, वो ठीक हो जाएगी। तभी सपना ने अंदर की सारी ताकत समेटकर कहा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। सपना की यह बात सुनकर उसकी सास प्रतिमा जी ने विफरते हुए कहा, क्या सच कह रही हो? जरा मैं भी तो सुनूं। लेकिन प्रतिमा जी की बात का कोई जवाब नहीं देकर सपना ने रघुवीर की तरफ सीधे देखते हुए कहा, मैंने पवित्र अग्नि के फेरे लिए हैं आपके साथ, तन से मन से। आप तो मेरी बात को समझे, कम से कम आप तो मेरी बात को समझे। क्या बोल रही है ये? रघुवीर अब तक चुप खड़े राधे श्याम जी गुस्से से तमतमाते हुए बोले, लेकिन रघुवीर राधे श्याम जी को कोई जवाब देने की जगह सपना को जोर से एक थप्पड़ मारते हुए दहाड़ा। तुम्हें जरा भी होश है कि तुम क्या कह रही हो? रघुवीर को ऐसे गुस्साते हुए और सपना को मारते देख महेश धम से फर्श पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपने बाल नोचते हुए भाभी भाभी बोलकर जोर जोर से रोने लगा। महेश को ऐसा करते देख रघुवीर का पारा और चढ़ गया। वह बोला, देख रही है इस मासूम को, क्या इसकी जान लेना चाहती है तू? नाक से बहते खून को पोंछते हुए सपना ने फिर अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। सपना के इस वाक्य ने रघुवीर के गुस्से को शांत करने की जगह और भड़का दिया और वह सपना के बाल पकड़ने के लिए तमक के यह कहते आगे हुए बढ़ा कि तेरा सच और झूठ अभी मैं बाहर निकलता हूँ। तभी एक अनहोनी हो गई। फर्श पर बैठा महेश एक झटके से खड़ा हो गया। उसका रोना बंद हो चुका था और अब उसके दोनों नथुने फूले हुए थे और आंखें लाल होकर चढ़ गई थी। उसने जोर से एक घूंसा रघुवीर की पीठ पर मारा
अचानक पड़े महेश के घूंसे से चौंक कर रघुवीर ने पीछे मुड़कर देखा तो महेश का दूसरा जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा। अभी वहां मौजूद कोई भी कुछ समझ पाता इससे पहले ही घूंसा मारकर चीखते हुए महेश बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। रघुवीर सपना को मारना भूल चुका था क्योंकि महेश का जोरदार घूंसा उसकी नाक पर पड़ा था और उससे खून बहने लगा था। अपने दोनों बेटों की ऐसी दशा देख प्रतिमा जी और राधेश्याम जी दोनों ही घबरा गए। प्रतिमा जी सपना को देती उसे कोसती महेश के पास जमीन पर बैठ गई और उसे हिला हिला कर रोते हुए बोलने लगी, महेश बेटा उठो बेटा। राधेश्याम जी ने रघुवीर की तरफ देखा तो पास खड़े एक चेयर पर बैठकर अपना सर पीछे झुकाकर नाक को रुमाल से दाबे अब काफी हद तक संभल चुका था। यह देख राधेश्याम जी की सारी चिंता रघुवीर से महेश की तरफ घूम गई और उन्होंने महेश के डॉक्टर मनचंदा को कॉल किया। सारी बात सुनकर डॉक्टर मनचंदा ने कहा, इस तरह से स्ट्रेस महेश के लिए काफी बुरा हो सकता है। मैंने पहले ही आपको हिदायत दी थी कि उसके सामने किसी तरह का वायलेंस क्रिएट ना करे, नहीं तो उसका दिमाग एक झटके से किसी भी तरफ मुड़ सकता है। सॉरी डॉक्टर, गलती हो गई, अब क्या करना होगा? राधेश्याम जी ने अपनी आती रुलाई रोते हुए पूछा। मैं एक इंजेक्शन लिखकर देता हूँ, फिलहाल उसे दिलवाइए, वह होश में आ जाएगा तो उससे बात कीजिए कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके जीवन में पहले जो कुछ घट चुका है, क्या उसकी कोई याद आई जो वह इस तरह से उत्तेजित होकर अपने ही बड़े भाई पर हमला कर बैठा? फिर शाम को मेरे क्लिनिक टाइम से उसे ले आइएगा, मैं उसके सारे चेकअप कर लूंगा। ओके डॉक्टर। यह कह कॉल कट कर राधेश्याम जी इंजेक्शन लेने मेडिकल स्टोर पर कहते हुए भागे। डॉक्टर का मैसेज आता होगा, तब तक मैं मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाऊंगा। इंजेक्शन जल्द ही लगवाना जरूरी है। इंजेक्शन लगने के लगभग आधे घंटे बाद महेश को होश आ गया तो राधेश्याम जी और प्रतिमा जी सहित रघुवीर की जान में जान आई। राधेश्याम जी और रघुवीर ने सहारा दे महेश को फर्श पर से उठा बेड पर लिटाया और राधेश्याम जी उसके पास बैठकर उसका सर सहलाते हुए बोले, बेटा तूने भैया को क्यों मारा? मैंने भैया को नहीं मारा, भैया झूठ बोल रहा है। महेश ने धीरे से आगे कहा, पापा अभी जब मैं सो रहा था तो मेरे सपने में मीनाक्षी आई थी। महेश की यह बात सुनकर सभी चौंक गए, सबके चेहरे पर गहरा दर्द उभर आया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद राधेश्याम जी ने दर्द भरी आवाज में महेश से कहा, अच्छा ठीक है, चलो तुम अपने कमरे में चलकर आराम करो। शाम को राधेश्याम जी, प्रतिभा जी और रघुवीर महेश को लेकर डॉक्टर मनचंदा के क्लिनिक में गए। सारी बातें विस्तार से सुनने के बाद डॉक्टर मनचंदा ने महेश का चेकअप करने के बाद कहा, महेश के सामने किसी तरह के तनाव वाली बातें ना करें और घर के माहौल को हल्का बनाए रखें, नहीं तो पहले घटी घटनाओं का प्रभाव और वर्तमान का तनाव दोनों डगमग हो उसके दिमाग पर गहरा असर डालेंगे और यह कोमा में भी जा सकता है या फिर ब्रेन डेड भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर रघुवीर और उसके माता पिता दोनों काफी डर गए। थोड़ी देर बाद राधेश्याम जी ने क्लिनिक से लौटते हुए गाड़ी में कड़े शब्दों में प्रतिभा जी और रघुवीर से कहा, अब घर में किसी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए। और रही बात सपना की तो रघुवीर उससे पूछताछ तभी करना जब महेश अभी के तनाव से बाहर निकल नॉर्मल हो जाए। डॉक्टर की क्लिनिक से आने के बाद घर का माहौल एकदम सामान्य था। सपना को कमरे में बंद नहीं किया गया था तो सपना ने डरते हुए सबके लिए चाय बनाई और उन्हें देने गई। सपना को लगा कि कोई कुछ बोलेगा, लेकिन रघुवीर अपने वॉर के किस्से सुना रहा था और सभी उसे बड़े मग्न होकर सुन रहे थे। सपना ने डरते डरते चाय की ट्रे वहीं टेबल पर रख दी। उसे लगा अभी किसी का गुस्सा फूटेगा तो वह ट्रे टेबल से नीचे फेंक देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि सपना को चाय लाकर रखता देख महेश ने कहा, भाभी आओ बैठो। पर डरी हुई सपना चुपचाप वहां से किचन में आ गई। रघुवीर के मारे गए थप्पड़ से सपना का एक तरफ का गाल आंख के आसपास सूज गया था और दर्द हो रहा था। किचन में आकर सपना ने गर्म पानी किया और एक साफ किचन टॉवल भिगाकर उससे अपनी आंखों के आसपास की सूजन की सिकाई करने लगी। तभी प्रतिमा जी किचन में आ गई। सपना डर गई कि शायद वे उसे सिकाई करते देख कोई ताना मारेंगी या उसे डांटेंगी। तभी प्रतिमा जी ने सपना को अनदेखा किया और रघुवीर की पसंद का खाना बनाने में जुट गई।
सपना उनकी हेल्प करना चाहती थी, पर प्रतिमा जी उसे बार बार अनदेखा कर अपने काम में जुटी हुई थी। सपना ने प्रतिमा जी से बात करने की कोशिश करते हुए पूछा, मम्मी जी, क्या मैं रोटी के लिए आटा गूंथ दूं? लेकिन प्रतिमा जी ने अनसुना कर दिया और किचन से ही रघुवीर को आवाज दे बोली, रघु बेटा, शाही पनीर और रोटी के साथ क्या सूजी का हलवा भी बना दूं? तुम्हें बहुत पसंद है ना? जब राधेश्याम जी ने दिया, अरे पूछ क्या रही हो, बना लो, आज कुछ मीठा तो बनना ही चाहिए, आखिर रघु बेटा जंग जीत के घर वापस आया है। हा 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 हा, मुझे भी हलवा खाना है, माँ महेश ने हलवे के बारे में सुनकर कहा। हाँ हाँ, तेरे लिए भी बना रही हूँ बेटा, प्रतिमा जी ने हंसते हुए किचन से कहा। प्रतिमा जी की बात सुन महेश भैया आया है, हलवा खाना है, भैया आया है, हलवा खाना है, हो बोलते हुए हो कर हंसते हुए पूरे घर में घूमने लगा। सपना ने जब यह देखा कि उसकी हर कोशिश के बावजूद प्रतिमा जी उसे अनदेखा कर रही हैं, तो हार कर वह किचन से निकल गई और कमरे की तरफ जाने लगी। तभी पानी की एक खाली बोतल ले रघुवीर किचन की तरफ जाने लगा। किचन के सामने बने डाइनिंग स्पेस में सपना का सामना रघुवीर से हुआ। सपना ने आशा भरी आंखों से रघुवीर को देखते हुए उससे पानी का खाली बोतल लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, लाइए, मैं पानी भरकर ला देती हूँ। लेकिन जवाब में रघुवीर के चेहरे पर शक या व्यंग का मिलाजुला भाव और आंखों में सर्द गुस्सा देखकर अंदर तक सिहर गई। सपना को अनदेखा और अनसुना कर रघुवीर किचन में जा आरओ से बोतल का पानी भरने लगा। रघुवीर के चेहरे के भाव से डरी सपना के पैर वहां जहां खड़ी थी वहीं जैसे जम गए। आरओ से पानी भर रघुवीर सपना के बगल से उसे अनदेखा कर फिर से लिविंग रूम में चला गया। सपना का चेहरा भय से सफेद हो गया था और उसका मन रो रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाकर रोना चाहती थी, लेकिन उसके आंसू उसका साथ नहीं दे रहे थे। सपना के अंदर का दर्द अधिक था कि आंसू बेईमान हो गए थे। चाहे वह आंसू में डूबी क्यों ना जाए, पर उसका दर्द रत्ती भर भी कम नहीं होने वाला था। अपने बेजान पैरों को घसीटते सपना धीरे धीरे अपने बेडरूम में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो गया था और राधेश्याम जी, प्रतिमा जी, रघुवीर और महेश सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। महेश बार बार अपनी माँ से हलवा मांग रहा था। माँ, मुझे और हलवा दो। अरे बस कर, रोटी और पनीर भी खा, प्रतिमा जी ने प्यार से महेश को डांटते हुए बोला। कहा, नहीं, मैं सारा हलवा खाकर खत्म कर दूंगा, भैया के लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा। हो, जवाब में महेश ने हंसते हुए कहा। कोई बात नहीं महेश, तुम खाओ, माँ कल सुबह फिर हलवा बना देगी, मैं तब खा लूंगा। रघुवीर ने हलवा का कटोरा स्नेह से महेश के सामने रखते हुए कहा। रघुवीर के इस प्यार के जवाब में महेश जोर जोर से हो कर हंसने लगा और खाने में जुट गया। जब सबने खा लिया तो राधेश्याम जी ने कहा, चलो बाहर चलकर लॉन में बैठकर रघुवीर से लद्दाख के कुछ और किस्से सुनते हैं। हाँ, आप लोग चलिए, मैं सारे बर्तन धोकर आती हूँ। आज ही मैरी कहकर गई है कि वह कल नहीं आएगी। प्रतिमा जी ने यह बात जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज में कही कि अपने कमरे में बैठी सपना सुनना ना चाहकर भी सुन ले। अरे चलो ना माँ, मैं सुबह उठकर सारे बर्तन फटाफट मांज दूंगा। माँ, तुम भी हमारे साथ लॉन में चलो, तभी तो कहानियां सुनाने में मजा आएगा। रघुवीर ने प्रतिमा जी का हाथ पकड़ लॉन की तरफ ले जाते हुए कहा। जब सपना को यकीन हो गया कि सब बाहर चले गए तो वह उठी और किचन की तरफ गई। देखा तो उसके लिए 2 रोटियां और जरा सी पनीर की सब्जी छोड़ दी गई थी। सपना ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। भूख और लगातार गहरे तनाव के कारण उसके सर से हल्की चक्कर भी आ रहा था। इसलिए नहीं चाहते हुए भी उसने थाली में 2 रोटियां और सब्जी डाली और किचन में ही जमीन पर बैठकर किसी तरह अपने आंसू पी उन्हें पानी के साथ निगलने लगी। जब घंटे भर बाद सपना सारे बर्तन धो और किचन साफ कर बाहर चल निकली, तब सभी लॉन से बाहर वापस अपने अपने कमरे में आ चुके थे। यह देख सपना डर से सिहर उठी और किसी तरह अपने पैर घसीटती डरते हुए बेडरूम में आई तो देखा कि बेड की एक तरफ पीछे से तकिए की टेक लगाकर बैठा रघुवीर कोई बुक पढ़ रहा था। उसने सपना की तरफ देखा भी नहीं। यह देख सपना
कम दुखी और गर्भावस्था के कारण थकी हुई बेड के दूसरे किनारे पर चुपचाप रघुवीर की तरफ पीट कर लेट गई और अपनी बदकिस्मती पर चुपके चुपके आंसू बहाती तकिया गीला करती सो गई। अभी सपना को नींद आए मुश्किल से 15-20 मिनट हुए थे कि उसकी नींद अभी थोड़ी कच्ची ही थी कि उसकी फ़ोन रिंग कर उठा। सपना नींद से घबराकर उठी और उसने फ़ोन उठाया यह देखने के लिए कि कितनी रात हो गई, किसका फ़ोन है। तभी रघुवीर भी जग गया और उसने कमरे की लाइट ऑन कर गुस्से से एकदम सर्द आवाज़ में बोला, लाओ फ़ोन मुझे दो, देखो इतनी रात गए तुम्हें कौन कॉल कर रहा है। रघुवीर की बात सुनकर सपना बुरी तरीके से डर गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। डर से फैली आंखों से रघुवीर को देखते हुए सपना कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। तब तक फ़ोन रिंग होकर बंद हो चुका था और उसे व्हाट्सएप पर किसी मैसेज के आने की आवाज़ आई। टिंग टोंग। वर्षा को अपनी तरफ बाएं मुंह तरफ देख रघुवीर ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। सपना डर के कांप उठी। तभी गुस्से से भरी सर्द आवाज़ से रघुवीर ने कहा, स्क्रीन लॉक्ड है, कोड बताओ। रघुवीर की ऐसी सर्द आवाज़ सुनकर एकदम से सपना का दिमाग डर से ब्लॉक हो गया और उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। बहुत कोशिश करने पर वह बस वो ही बोल पाई। बोल नहीं सकती तो चलो कोड टाइप करो। गुस्से से आंखें लाल कर गुर्राते हुए रघुवीर ने अपने हाथ में पकड़े फ़ोन की स्क्रीन सपना के सामने की। कांपती उंगलियों से सपना ने काफ़ी मुश्किल से कोड याद कर जैसे तैसे उसे टाइप किया। स्क्रीन ओपन करते ही रघुवीर ने देखा कि किसी अननोन नंबर से एक मैसेज आया था। उसने मैसेज खोलकर पढ़ा। उसके चेहरे का क्रोध और बढ़ गया। उसने दांत पीसते हुए फ़ोन बेड पर फेंका और दहाड़ा, क्या है ये, जवाब दो, क्या था उस मैसेज में। रघुवीर क्यों डॉक्टर की बात भूल ऐसे उबल पड़ा। क्या होगा सपना का? क्या रघुवीर सपना की बात सुनेगा? क्या वह सपना को उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ अपनाएगा? गुस्से से रघुवीर दहाड़ रहा था। क्या है ये? किसका मैसेज है? कौन है जो तुम्हें इतनी रात को मैसेज कर रहा है? वह भी ये कि अगले महीने की 2 तारीख को आ जाना। क्या मतलब है इसका? रघुवीर की गुस्से भरी आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंज रही थी और उसके सवाल तीखे तस्तर की तरह सपना के सीने को चीर रहे थे। वह डर और दुख से बेड के एक किनारे दुबकी हुई थी। उसके शब्द उसके दुख में घुलकर उसकी आंखों से बह रहे थे। तभी रघुवीर की गुस्से से दिल को दहलाती आवाज़ गूंजी, चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं, जवाब दो, किसका मैसेज है, तुम्हें कौन बुला रहा है? जी वो मेरी बचपन की एक फ्रेंड है जो अपनी शादी में आने को बोल रही है, सपना ने किसी तरह शब्दों को ठेलते हुए कहा। झूठ बोल रही हो, अगर यह तुम्हारी फ्रेंड है तो इसका नंबर सेव क्यों नहीं है फ़ोन में? रघुवीर गुस्से में तिलमिलाते हुए चिल्लाया, दरअसल यह मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, फिर इसके पापा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया और इसने कल ही एक कॉमन फ्रेंड सारिका से मेरा नंबर लिया है और आज कॉल कर मैसेज किया। सारिका ने उसका नंबर मुझे शेयर कर सारी बातें बताई थी। टेंशन में मैं उसका नंबर सेव करना भूल गई। सपना ने कांपती आवाज़ में कहा। टेंशन? मुँह बोलकर रघुवीर व्यंग से मुस्कुराया और चिल्लाते हुए बोला, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है, लेकिन तुम लगातार एक के बाद एक झूठ बोले जा रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सपना ने कातर और दयनीय आवाज़ में कहा। बड़ी सच्ची हो तो बता, तेरे पेट में पल रहा किसका बच्चा है, किसके साथ सोई थी तू? रघुवीर गुस्से में अपना आपा खो चुका था और लगातार चिल्लाए जा रहा था। महेश ने मेरे साथ जबरदस्ती, सपना ने रोते हुए कहना चाहा, लेकिन सपना का वाक्य पूरा होने से पहले ही रघुवीर दहाड़ा, चुप कर बज्जात, अपने यार के साथ गुलछर्रे उड़ाकर मेरे बीमार भोले भाले भाई पर इल्जाम लगाती है। मैं अभी तेरा गला घोट दूंगा। कहते हुए रघुवीर गुस्से से हाफते हुए सपना की तरफ दोनों हाथ फैलाकर झपटा। तभी बाहर से कोई उनके कमरे के दरवाजे को जोर जोर से भड़काने लगा। सपना का गले दबाने को झपटते रघुवीर के कदम दरवाजा भड़काने की आवाज़ से एकाएक थम गए और अपने गुस्से को पीते हुए उसने जाकर दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने प्रतिमा जी खड़ी थी। माँ, तुम इस वक्त? रघुवीर के मुंह से निकला। मुझे रूम में आने का रास्ता दो, प्रतिमा जी ने धीरे से कहा और दरवाजे पर से रघुवीर के साइड होते हुए कमरे में आकर उन्होंने पहले दरवाज़ा बंद किया, फिर रघुवीर से धीमे शब्दों में बोली, तुम्हें पता है ना बेटा,
कि महेश की मानसिक हालत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने घर के माहौल को शांत रखने को बोला है। हाँ माँ, पर मैं क्या करूँ, मैं इस बज्जात चरित्रहीन औरत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। बोलते हुए रघुवीर के चेहरे पर बेबसी और गहरा पश्चाताप उभर आया। छोड़ो इसे, इस नीच पापिन के कारण तुम अपने बीमार भाई के बारे में भी नहीं सोच पा रहे। कुल्टा को जल्दी ही इसके पाप के साथ इसके घर भेज देना, फिर तुम्हारी शादी में एक अच्छी और संस्कारी लड़की से करवाऊंगी। प्रतिमा जी ने अपने सपना को घृणा से देखते हुए कहा। हाँ ठीक कह रही हो माँ, रघुवीर ने एक लंबी सांस खींचते हुए कहा। बस कुछ दिनों की बात है बेटा, अपने छोटे भाई की खातिर किसी तरह इसे बर्दाश्त कर लो। प्रतिमा जी ने स्नेह से रघुवीर का हाथ पकड़ते हुए कहा। माँ की बात सुनकर रघुवीर को थोड़ा सुकून मिला कि सपना जैसी चरित्रहीन से उसका पीछा छूटेगा। उसने अपने गुस्से को शांत किया और बोला, ठीक है माँ, मैं अब किसी तरह का कोई गुस्सा नहीं करूँगा। इसके बाद प्रतिमा जी कमरे से चली गई तो रघुवीर लाइट ऑफ कर सो गया। सपना ने भी थोड़ी चैन की सांस ली और सोने की कोशिश करने लगी। सुबह हमेशा की तरह सपना चुपचाप घर के सारे काम निपटाती रही। हालांकि परिवार के सभी सदस्य ऐसे व्यवहार कर रहे थे कि मानो सपना का उनके परिवार में कोई अस्तित्व ही नहीं है। सभी अपनी बातों में और अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। गर्भवती होने के कारण और घर में फैले अव्यक्त तनाव को झेलते हुए दोपहर तक काम निपटाते निपटाते सपना काफी थक गई थी। जैसे तैसे थोड़ा सा खाकर वह अपने बेडरूम में गई और बेड पर आराम करने के लिए लेट गई। थकावट अधिक होने और रात को ठीक से ना सो पाने के कारण जल्द ही सपना की आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गई। तभी घर में इधर उधर घूमता महेश सपना के कमरे में आया और अपनी बच्चों सी मासूमियत में उसके बगल में लेटकर सो गया। नींद में उसका एक हाथ सपना की देह पर चला गया और अनजाने में उसकी हथेली सपना के एक स्तन पर ऐसे पड़ गई जैसे वह सपना के उस स्तन को पकड़े हुए है। साथ ही महेश का एक पैर सपना की जांघों पर फैल गया। गहरी नींद में सोई सपना को महेश के ऐसे सोने का कोई एहसास नहीं हुआ। अचानक रघुवीर किसी काम से कमरे में आया तो महेश को ऐसे सपना से चिपक कर सोता देख उसका सर घूम गया और गुस्से से तमतमाते हुए वह अपनी माँ को बुलाकर दिखा दांत पीसते हुए बोला, देखो इस छिनाल को माँ, यह तो महेश को फंसा रही है। और ऐसा कह बेड की दूसरी तरफ जा रघुवीर ने सपना को बेड से खींचना शुरू किया। ऐसे अचानक खींचे जाने से सपना नींद से चौंक अकबकाकर जागी और मुंह से निकल पड़ा, कौन? जवाब में रघुवीर ने दांत पीसते हुए धीमे स्वर में कहा, छिनाल मेरे मासूम भाई को फंसाकर अपना पाप उसके सिर मरना चाहती है। साली कुतिया, बिना आवाज किए चुपचाप बाहर चल, तेरी खबर लेता हूँ। कह रघुवीर सपना को बाहर घसीटते हुए ले जाने लगा ताकि उसके गुस्से की तेज आवाज से महेश की नींद ना खुले। अचानक गहरी नींद से उठी सपना को कुछ देर तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। तभी बाहर घसीटते हुए उसकी नजर अपने बेड पर सोए महेश पर गई और उसकी समझ में बात आ गई कि महेश अनजाने में उसके बगल में आकर सो गया, जिसके कारण उन लोगों के गुस्से का कहर उस पर टूट पड़ा है। जैसे ही सपना रूम के बाहर बरामदे में पहुंची, प्रतिमा जी ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और सपना के बाल पकड़कर खींचती हुई कड़वी आवाज में बोली, क्यों री चल चुड़ैल, काला जादू टोना जानती है क्या? मेरे मासूम बीमार बेटे को अपने वश में कर। अब तू कौन सा खेल खेलना चाहती है? तू अपना पाप छुपाने के लिए वह बेचारा मासूम ही मिला था क्या? अब सब कुछ सपना को बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। उसने सबको असलियत बताने के लिए सारे अत्याचार सह अपनी तरफ से हर कोशिश की थी, लेकिन उसकी हर कोशिश बेईमानी साबित कर दी जा रही थी। पर वह अब ऐसा नहीं होने देगी। यह सोच सपना ने पहले प्रतिमा जी के हाथ से अपना बाल छुड़वाया और कांपते लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, आप लोगों को मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं तो मेरे पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। क्या होगा आगे? रघुवीर डीएनए टेस्ट के लिए राजी होगा? क्या वह गर्भवती सपना को अपनाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए मेरी आवाज सुनो, भाग 2 देखें। दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। आगे के भाग देखने के लिए
आप हमारे चैनल कहानी की दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी हम अपना अगला भाग या और भी रोमांचक स्टोरियाँ डालें तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव फ्रेंड्स।